नमस्कार मेरे विद्यार्थियों और सभी दोस्तों को और जो वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो को, उन सभी के लिए ये संदेश है कि जैसा कि आप जानते ही हैं कि आजकल कोरोना वायरस चारों ओर फैला हुआ है, तो आप उससे हमेशा बचकर रहें। इसके लिए आपको तरह-तरह के उपाय बताए जाते हैं, आपको पता भी होंगे। लेकिन हम जानते हैं कि आजकल जब से ये अनलॉक 5 आया है, तो हम लोग बहुत लापरवाह हो गए। तो कृपया प्लीज़ उन उपायों का पालन करें। जैसे बाहर जाते समय हमेशा मास्क पहनें, सार्वजनिक स्थलों पर हमेशा मास्क पहन कर रहें। जब भी घर से बाहर जाएँ, अपने पास हैंड सैनिटाइज़र ज़रूर रखें और समय-समय पर हाथ धोते रहें। जो डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन है, उसका पालन करें। और आपको करना क्या है कि इन सभी उपायों का सख्ती से पालन करना है ताकि आप कोरोना वायरस के संक्रमण से बचे रहें। धन्यवाद। आइए शुरू करते हैं इस संदेश के बाद ये नया वीडियो। तो दोस्तों, मैं संतोष कुमार, सर्वोदय विद्यालय मानसरोवर गार्डन, स्कूल आईडी 1516-003, एनसीटी ऑफ दिल्ली, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से मैं ये जो वर्कशीट दी गई है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो आइए बच्चों, देखिए शुरू करते हैं ये नया वीडियो। इसमें देखते हैं वर्कशीट में दिया क्या हुआ है। शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, ठीक है, विषय सामाजिक विज्ञान, इतिहास की वर्कशीट है ये। और वर्कशीट 9 है। तिथि 9 अक्टूबर 2000 तिथि जो है 23 अक्टूबर 2020 की है, कक्षा 7 की वर्कशीट है। तो हालांकि बच्चों ये 23 की वर्कशीट है, लेकिन आपको ये मंडे को फॉरवर्ड की जाएगी, क्योंकि जानते ही आप 22 से लेकर 24 तक छुट्टियां थी, तो आपको ये वर्कशीट मंडे को करनी है। उसके बाद में देखें कि विद्यार्थी का नाम लिख दीजिएगा आप यहाँ पर। ओके, देखिए तो यहाँ पर आप देखिए विद्यार्थी का नाम ऊपर लिख दीजिएगा आप, और उसके बाद में कक्षाध्यापक का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद में आइए हम वर्कशीट डिस्कस करते हैं दिल्ली के सुल्तान। तो देखिए दिल्ली के सुल्तानों के विषय में आज हम जानकारी करेंगे। देखिए, इतिहास के अध्ययन के लिए हम अभिलेखों, सिक्कों और अभिलेख हैं। इतिहास देखो बच्चों, इतिहास के अध्ययन के लिए मतलब इतिहास को जानने के लिए, उसको पढ़ने लिखने के लिए, उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, स्थापत मतलब सिक्के, उस काल के जो सिक्के होते हैं ना बच्चों, जब आप छठी क्लास में पढ़ ही चुके हैं कि हर एक पहले के राजा क्या करते थे, और हर एक जो सरकार होती है क्या करती है कि अपने देश में किसी चीज के खरीदने बेचने के लिए चीजों को क्या करती है, सिक्के ढलवाती है। तो अगर हमें इतिहास जानना है किसी भी काल का, किसी भी समय का, तो उस काल के सिक्के और अभिलेख। अभिलेख मतलब बच्चों आप जानते ही छठी क्लास में पढ़ चुके हैं कि जैसे हर एक सरकार, जैसे आज की सरकार भी क्या करती है, किसी भी चीज का क्या करती है बच्चों, रिकॉर्ड रखती है कि नहीं बच्चों। जैसे अगर आज के इतिहास का समय जाना, तो अभिलेख हमारे सरकार के कौन कौन से बच्चों क्या है, जो सरकार हमारे लिए आदेश पारित करती है कि नहीं, और जो संविधान लिखा है, ये आज से अगर 1000 साल पहले, 1000 साल बाद अगर कोई आज का इतिहास जानना चाहेगा, तो क्या क्या देखेगा, हमारी किताबें देखेगा, है ना, हमारे सरकार के रिकॉर्ड देखेगा। तो इसी तरह किसी भी काल के इतिहास को जानने के लिए उस काल के सिक्के, अभिलेख, स्थापत्य कला मतलब बच्चों की जैसे कि घर वर कैसे बनाए जाते थे, इन इन चीजों से हम उस काल के इतिहास के बारे में जान सकते हैं। ओके बच्चों, तो लेकिन ठीक है,
लेकिन दिल्ली जो सल्तनत का इतिहास जानने के लिए, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के इतिहास जानने के लिए हमें कुछ कि हम जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ठीक है? तो इसके इतिहास के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इन सब के अलावा हमें तारीख का अध्ययन करना पड़ता है, जिसको हम जिसे अगर कोई हम क्या करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, तवारीख बोलते हैं, ठीक है? जैसे क्या होता है, वो जो इतिहास दिल्ली सल्तनत के लोग लिखते थे, वो उनको क्या कहते हैं, जैसे ज़ियाउद्दीन बर्नी ने कुछ पुस्तकें लिखी हैं, मिन्हास उस सिराज ने कुछ पुस्तकें लिखी है, तो उनको वो अपनी पुस्तकों को क्या कहते हैं, तारीख। तो कई पुस्तक कई चीजें हो, कई जो ग्रंथ होते हैं जो लिखे गए ऐसे, उनको हम क्या बोलते हैं, तवारीख। तो इनका अध्ययन करके हम जो है उस काल के इतिहास के बारे में जान सकते हैं, है कि नहीं बच्चों? कि अगर उस काल में हुआ क्या था, दरअसल क्या हुआ, कैसे उनका राज्य चलता था, है कि नहीं? इस विषय में हम चर्चा कर सकते हैं। तो 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 देखिए, अब ये जो तवारीख होते थे, वो क्या बोलते थे, राजाओं के लिए, सुल्तानों के लिए लिखे जाते थे, है ना? जिसमें सुल्तानों का इतिहास होता था। और ये किसमें लिखा रहते थे? उस समय की जो दिल्ली उस समय दिल्ली सल्तनत की जो भाषा थी, जैसे आज की भाषा क्या है बच्चों? आज अगर सरकार कोई भी दस्तावेज अपना लिखवाती है, या कोई निर्णय अगर जैसे कोई भी राज्य सरकार कोई नोटिफिकेशन निकालती है, जैसे कोरोना वायरस के लॉकडाउन के लिए सरकार ने आदेश दिया था कि भई अब ये कोरोना वायरस ज़्यादा फैल रहा है, तो इसके लिए हम कोई आदेश निकालेंगे कि सभी जगह संपूर्ण पूरे भारत में लॉकडाउन होगा। तो ये आदेश किस भाषा में जारी किया बच्चों? हिंदी में, इंग्लिश में, है कि नहीं बच्चों? या और भी भारत के अन्य राज्यों ने अपनी-अपनी भाषा में क्या जारी किए होंगे, लिखवाए होंगे। तो लेकिन इसी तरह उस समय की जो प्राचीन काल की भाषा थी, दिल्ली सल्तनत की कौन-सी भाषा थी बच्चों? फारसी, है ना? फारसी में लिखा गया था। तो जो फारसी में लिखे गए ग्रंथ हैं, ठीक है? उनको हम क्या कहते हैं? उस काल के तवारीख कहते हैं, ठीक है? अब इनके जो लेखक हैं बच्चों, जो इनके लिखने वाले लोग थे, है ना? सचिव थे, प्रशासक होते थे, कवि होते थे, है ना? कौन होते थे बच्चों? जो देखो अभी जैसे आजकल सरकार अपने लिए कर्मचारियों की नियुक्ति करती है अपना काम लेने के लिए, है कि नहीं? सरकारी जैसे जैसे आजकल के आईएएस, आईएएस होते हैं, है कि नहीं बच्चों? और तो उस समय में क्या उस समय में भी ऐसे ही कर्मचारी होते थे, उनको उस काल में सचिव कहा जाता था। राज्य के देखभाल कर्मचारी जो ऑफिसर्स लोग होते थे, उनको सचिव होते थे, है ना? प्रशासक मतलब कि जो राज्य के काम में मदद करते थे। राजा के अलावा जैसे राजाओं के अलावा जो कुछ अमीर उमरा होते थे, तो वो उनको क्या कहते हैं बच्चों? उनको प्रशासक, उनको सचिव होते थे, प्रशासक होते थे, मतलब जो प्रशासन के काम में मदद करते थे, है कि नहीं? जैसे आजकल जानते हो ना बच्चों, आईएएस होते हैं, सिविल सर्विसेज के लोग होते हैं, तो उनकी भर्ती होती है ना परीक्षाओं के माध्यम से। तो वैसे उनकी भर्ती जो है उस समय भी योग्यता के, अगर जिसमें इस काम को करने की स्किल होता था, या फिर क्या होते थे उनके जो अमीरों के जो दरबारियों के बच्चे होते थे, या जो दरबारी होते थे, उन्हीं को भर्ती कर लिया जाता था राज्य का शासन चलाने के लिए। जैसे कि भाई किससे कितना लगान वसूल करना है ना? राज्य में कानून व्यवस्था कैसी रहेगी, ये सब चलाने के लिए जो जो ये जो बच्चों ये लोग भी अपनी अपनी किताबें लिखते थे। तो जो राज्य का मेन काम संभालते थे, और जो कवि लोग होते थे, जो कविताएं लिखते थे राजाओं के लिए, राजाओं की प्रशंसा में, है ना? तो वो लोग जो होते थे बच्चों, वो इतिहास यानी इन तवारीखों को लिखा करते थे, है ना बच्चों? तो वो क्या करते थे, घटनाओं का वर्णन करते थे, ठीक है? मतलब जो भी राज्य में घटनाएँ होती थी उस समय, तो ये जो प्रशासक थे, कवि थे, है ना? और सचिव लोग थे, वो क्या करते थे, अपनी-अपनी किताबें लिखते थे,
कई बार किताबें बच्चों राजाओं के कहने पर भी लिखते थे, कई बार वो अपने मन से भी लिखते थे। तो क्या करते थे वो, जितने भी राजाओं राज्य में जो भी घटनाएँ होती थी उसका उसका वर्णन करते थे, मतलब उसको अपनी किताब में लिखते थे। लेकिन कुछ जो बच्चों तो ये करते क्या थे देखते हैं, और ये करते भी क्या थे, ये वर्णन करने के अलावा शासन प्रशासन को कैसे चलाना है, उसके लिए अपनी सलाह भी देते थे। है कि नहीं बच्चों? देखिए, अब मान लीजिए उनको लगता था कि कुछ चीज़ गलत हो रहा है राज्य में, या राज्य के सुधार के लिए और क्या किया जाना चाहिए, उसके लिए वो क्या कहते हैं सलाह देते थे बच्चों को। ओ सॉरी, बच्चों को नहीं, वो उनको किसको सलाह देते थे वो? राज्य जो राजा को सलाह देते, मंत्रियों को सलाह देते थे बच्चों। ठीक है? जैसे राजा की सलाह के लिए मंत्री होते थे, यानी वज़ीर होते थे और कई लोग होते थे। तो राज्य शासन कैसे चलाना उसकी सलाह भी देते और घटनाओं का वर्णन भी करते थे। ओके बच्चों? जी, ठीक है। इसके अलावा देखिए क्या करते थे? ओके, आगे देखते हैं। तो बच्चों देखिए, जो ये इतिहास लिखते थे, मतलब ये जो प्रशासक, कवि, सचिव ये लोग जो होते थे, वो क्या करते थे? वो कहते थे राजा को कि भई देखो आपको शासन कैसे चलाना चाहिए न्याय संगत ढंग से। क्या करते थे ये लोग? न्याय संगत तरीके से शासन चलाने पे बल देते थे। इसका मतलब क्या है बच्चों? कि अगर कोई गलती करता है, चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी हो या कोई गरीब हो, किसान हो, उसको गलती पर सजा मिलनी चाहिए, सबको बराबर सजा मिलनी चाहिए, है कि नहीं? वो ये कहते थे कि सबके साथ न्याय होना चाहिए, क्योंकि बच्चों देखो, वो ये मानते थे कि अगर सबके देखिए किसान खुश रहेगा, तो अच्छी से अच्छी खेती करेगा, राजस्व मिलेगा, और अधिकारी खुश रहेंगे तो अच्छे से अच्छा काम करेंगे, जिससे राज्य को अच्छा से अच्छा लाभ होगा, धन की पैसे अच्छे मिलेंगे, लगान अच्छा मिलेगा, तो राज्य अच्छे से चलेगा, राज्य में लोग खुशहाल रहेंगे। तो इसलिए वो क्या करते थे बच्चों कि वो न्याय संगत शासन पर बल देते थे। मतलब अगर वो ये कहते थे कि अगर कोई राज्य में शासन चलाने में कोई गड़बड़ी करता है तो उसको बराबर की सजा मिलनी चाहिए, और अगर कोई राज्य में अच्छा काम करता है तो उसको पुरस्कार भी मिलना चाहिए, है कि नहीं बच्चों? तो ये जो बातें हैं, देखिए दूसरी बात ये होती है बच्चों, तो ये लेकिन एक एक प्रॉब्लम ये थी बच्चों कि ये जो ये जो लोग इतिहास लिखते थे, अपना तवारीख लिखते थे, तारीख लिखते थे, ये क्या करते थे कि ये जो सारा लेखन जो भी लिखना करना जो भी होता था इनका, वो क्या करते थे, जो अपने जिस राजा के लिए इतिहास लिख रहे हैं, उससे बहुत सारे इनाम इकराम पाने के लिए लिखते थे ये। मतलब ये क्यों लिखते थे? ये ऐसा नहीं कि उनका कोई भला चाहते थे। नहीं, वो ये सोचते थे कि अरे हम अगर राजा की प्रशंसा करेंगे, तो हमें बहुत सारा पैसा मिलेगा। राजा खुश होगा, हमें इनाम देगा, है कि नहीं? हमें प्राइज़ देगा। जैसे बच्चों आप लोग कॉम्पिटिशन में, स्कूल के कॉम्पिटिशन में अच्छे से अच्छा काम करते हैं, अच्छे से अच्छा अपनी प्रस्तुति देते हैं, तो क्या करते हैं, आपको क्या होता है कि आप क्या सोचते हैं कि हमें टीचर शाबाशी भी देंगे और हो सकता है थोड़ा बहुत इनाम भी मिल जाए। या कई बार आप लोग तो ये है कि इस इनाम के लालच में नहीं करते होंगे। आप लोग ये सोचते होंगे कि नहीं बच्चों, आप लोग ये सोचेंगे कि नहीं, कि ये तो मेरा काम है, मेरा शौक भी है ना? शौकिया भी आप लोग करते होंगे। लेकिन वो लोग क्या करते थे, ज़्यादातर इतिहास जो लिखते थे, सुल्तानों से क्या करते थे, ढेर सारा इनाम पाने के लिए लिखते थे। है कि नहीं बच्चों? तो ये भी इस इतिहास के कुछ प्रॉब्लम्स थे। इसमें ये हम इस एक प्रश्न दिया गया है इस संबंध में, जिसके विषय में हम आगे चर्चा भी करेंगे। ठीक है? तो आगे देखते हैं। देखिए, आगे देखिए क्या है। तो लेकिन ये क्या करते थे बच्चों, इनका देखिए इनका न्याय संगत शासन का मतलब क्या था? इनका न्याय संगत शासन का मतलब ये भी था कि वो लोग चाहते थे कि मतलब एक आदर्श समाज बना रहे। कैसा आदर्श समाज? कि भई देखिए ये लोग क्या करते थे कि लिंग भेद आधारित समाज बनाना अ, चाहते थे।
देखो बच्चों, देखो ये लोग राजा को खुश करने के लिए क्या करते थे कि ये कहते थे बच्चों कि ये जो राजा है, ये इसका राज्य करने का जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म सिद्ध अधिकार मतलब कैसे बच्चों? देखिए, वो लोग कहते थे कि जिसने अच्छे कुल में जन्म लिया है वही राज्य कर सकता है कि नहीं बच्चों? और ये लोग क्या कहते हैं कि राजा का बेटा ही राजा हो सकता है। ये लोग ऐसा समाज बनाना चाहते थे। ये लोग क्या करते थे, लिंग भेद पर आधारित समाज की रचना करना। समाज वो चाहते थे कि भाई लड़का लड़की में भी कुछ भेद होना चाहिए, उसको एक आदर्श समाज मानते थे। ये चाहते थे ऐसा समाज बना रहे। लेकिन कुछ लोग बच्चों उनके विचारों से, उनके जो ये जो चीजें करते हैं लोग कि भाई लिंग भेद पर आधारित समाज होना चाहिए। लिंग भेद के विषय में बच्चों आपने छठी क्लास में पढ़ ही रखा होगा। तो कुछ लोग बच्चों इनके विचारों से सहमत नहीं होते थे, है ना? कई लोग होते थे कि नहीं, ये जैसे आगे हम एक ये क्या करते थे, जैसे इन्होंने क्या किया बच्चों कि एक रजिया सुल्तान थी, दिल्ली शासन की, इल्तुतमिश की बेटी। उन्होंने भी सन 1236 से 1240 तक राज्य किया था बच्चों। लेकिन उन्होंने उन्होंने क्या है, लड़की होने के बावजूद भी क्या है 1236 से 1240 तक दिल्ली सल्तनत पर राज्य किया। तो इस जैसी जो महिलाएं होती थी, इनसे सहमत नहीं होती थी। लेकिन ये लोग क्या करते थे, नहीं, लिंग भेद पर आधारित समाज की कहते थे कि नहीं, राजा को राज्य करने का जन्म सिद्ध अधिकार है। बोले जो अच्छे कुल में जन्म लेगा, ये बच्चों देखिए, अच्छे कुल बुरे कुल ये उन लोगों की सोच थी। आज तो ऐसी सोच नहीं है ना बच्चों, और ना हमें ऐसी सोच रखनी चाहिए। ऐसी सोच रखने का कोई अधिकार ही नहीं है आज तो हमें। आज तो हमें बच्चों संविधान क्या करता है, सबको समान अधिकार दे रहा है। तो लेकिन उस समय ये क्या करते थे कि जो कुछ विशेष कुल में जन्म लेते थे, विशेष जाति में जन्म लेते थे, उनको ही कहते थे कि उन्हीं को राज्य करने का अधिकार है, उनको भगवान ने कहा है कि राज्य करने, ऐसा लोग सोचते थे। लेकिन कुछ लोग पता है बच्चों उनके विचारों से सहमत नहीं होते थे। जैसे रजिया सुल्तान का उदाहरण दिया, उन्होंने क्या किया, 1236 से 1240 तक राज्य किया दिल्ली सल्तनत के लिए। हालांकि ठीक है बच्चों बात उनके, लेकिन उनको जो है उनके राज्य करने को लेकर के कुछ जो उनके जो दरबारी थे वो खुश नहीं थे। बाद में उन्होंने रजिया सुल्तान को जो है हटा दिया था राज्य से। ठीक है, आगे देखिए देखिए आगे देखिए इस वर्कशीट में क्या है कि सबसे पहले तोमर राज्यों के अ, सबसे पहले क्या है कि देखिए दिल्ली सल्तनत की दिल्ली, अब आपको पता है कि बच्चों उससे, ठीक है, जो दिल्ली सल्तनत का जो शुरुआत हुई थी, वो तो आप जानते ही हैं कि किसके हुई थी, पृथ्वीराज चौहान के जो हार गए थे उसके बाद हुई थी। लेकिन दिल्ली जो सबसे पहले राजधानी बनी, वो कब बनी आइए जानते हैं बच्चों। तो बच्चों आगे देखिए कि देखिए दिल्ली सल्तनत जो थी, ये क्या हुआ, सबसे पहले 12वीं शताब्दी में, मतलब कहने का मतलब है कि 1100 से 1200 के बीच में, है ना बच्चों, क्या हुआ 12वीं शताब्दी में दिल्ली एक बड़ी राजधानी बन गई, है ना, तोमरों की राजधानी बनी। फिर देखिए दिल्ली सल्तनत से पहले जो है दिल्ली कब राजधानी बनी, दिल्ली भारत के सत्ता के केंद्र में कब आया बच्चों, 12वीं शताब्दी में। हम देखते हैं कि तोमर जो राजवंश था उसके काल में दिल्ली राजधानी बनी। देखो अब ये जो दिल्ली राजधानी बनी है, अब ये अब से नहीं है, ये पहले 12वीं शताब्दी से दिल्ली राजधानी बनी। फिर उसके बाद में तोमरों को जो है चौहानों ने पराजित किया, जो क्या है अजमेर के शासक थे, इनको चहमान भी कहते हैं कि नहीं बच्चों। तो ये जो दिल्ली क्या है बच्चों कि चौहानों और तोमरों के, जब ये चौहान और तोमर राज्य कर रहे थे, उसी समय एक बहुत बड़ा व्यापार की जगह बन गई थी, है कि नहीं बच्चों, तो एक वाणिज्य केंद्र बन गया था। तो यहाँ पर क्या कहते थे, बहुत सारे जैन व्यापारी रहते थे, उन लोगों ने बहुत बड़े बड़े अच्छे सुंदर सुंदर मंदिर बनवाए थे यहाँ पर। और यही नहीं, यहाँ पर एक बहुत विशेष प्रकार के खास तरह के सिक्के भी डाले जाते थे, जिनको दहलीवाल नाम दिया जाता था, है कि नहीं बच्चों। अब देखो मेन रूप से बच्चों जो क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना हुई, यह 13वीं शताब्दी में हुई, है कि नहीं। देखिए जब पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हरा दिया,
उसके बाद लगभग ये समझ लीजिए बच्चों कि 1206 में जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई, तब कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है, देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है वो शासन मतलब जब वो मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई तो दिल्ली का शासन किसके हाथ में आ गया? कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में आ गया बच्चों। तब से ये दिल्ली सल्तनत की स्थापना मानी जाती है कि नहीं बच्चों? उसके बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना ये मानी जाती है। इसके बाद में ये समझ लो कि बेटा ये इस दिल्ली सल्तनत इतना बड़ा था कि इस पूरे महाद्वीप जो एशिया महाद्वीप है सॉरी, तो बच्चों जो भारतीय उप महाद्वीप है उसके बहुत बड़े हिस्से पर दिल्ली सल्तनत का राज्य था, है कि नहीं? उपमहाद्वीप जानते ही है बच्चों, जबकि जब कोई भी भूखंड तीनों ओर से समुद्र से घिरा होता है, समुद्र से घिरा होता है, सागरों से, तो हम उसको क्या कहते हैं? उपमहाद्वीप। तो उपमहाद्वीप कहते हैं। ठीक है बच्चों? तो आइए प्रश्न उत्तर करते हैं। इसके प्रश्न उत्तर इतिहास के अध्ययन के लिए, ठीक है, ये प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों? इतिहास के अध्ययन के लिए हम कौन-कौन से स्रोत हमारी सहायता कर सकते हैं? ठीक है बच्चों? तो इतिहास के अध्ययन के लिए हमारी कौन-कौन सी स्रोत सहायता कर सकते हैं बच्चों? ठीक है, कि एक सिक्के हैं उस काल के ढाले गए सिक्के, तो इतिहास के अध्ययन के लिए देखिए हमें सिक्के, अभिलेख, स्थापत्य कला मतलब वही जो भवन निर्माण, ये इसके अलावा क्या उस समय का जो साहित्य लिखा होगा, वो भी हमारी उस काल के इतिहास को जानने में मदद कर सकते हैं, है कि नहीं बच्चों? अभी अगला प्रश्न कौन-सा है? तवारीख का कि तवारीख का अध्ययन सल्तनत काल के इतिहास को जानने के लिए हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हो सकता है? ओके बच्चों, तो इसका प्रश्न का उत्तर भी जानते हैं हम। तो बच्चों प्रश्न ये है कि तवारीख इतिहास के अध्ययन में हमारे किस प्रकार मदद कर सकता है? तो देखिए आंसर है बच्चों आपका कि तवारीख का अध्ययन हमारे लिए ये देखिए दिल्ली सल्तनत के इतिहास को जानने के लिए कि तवारीख का अध्ययन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि उसके जो लेखक थे, तवारीख के लेखक, दिल्ली सल्तनत में जो घटनाएं हो रही थी उसका वर्णन ये लोग अपनी किताबों में करते थे, है कि नहीं बच्चों? तो ये सब मैं आपको ऊपर बता चुका हूं, इसकी ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये आंसर है बच्चों, इसमें हम जानते ही हैं। इसके अलावा एक प्रश्न और है बच्चों, तवारीख तवारीख के अध्ययन की सीमाओं का वर्णन कीजिए। देखिए अब हम जानते हैं कि तवारीख के अध्ययन की, देखिए देखिए तवारीख के अध्ययन की देखिए अपनी कुछ प्रॉब्लम्स है बच्चों। तो देखो बच्चों कि देखिए हालांकि ये जो आंसर है आपका, देखिए क्या है, क्या कहता है, आइए देखते हैं। देखिए आंसर कह रहा है कि हालांकि तवारीख के अध्ययन से हमें सल्तनत दिल्ली सल्तनत के विषय में बहुत कुछ जानने को मिलता है, मगर इसकी अपनी कुछ सीमाएं हैं। जैसे, ठीक है, इनके लेखक सुल्तानों से ढेर सारा इनाम इकराम पाने के लिए अपना, ठीक है, इतिहास की रचना, देखिए अपने इतिहास की रचना करते थे, है ना? जिसमें जिसमें वे सुल्तानों की कमियों के विषय में लिख सकते थे, जिसमें वे सुल्तानों की कमियों के बारे में नहीं लिख सकते थे, है ना? और दूसरे जो है, देखिए दूसरे जो है इसके जो लेखक थे वो क्या कहते थे, नगरों में ज्यादातर रहते थे, गांव में नहीं रहते थे। तो इसके लिए इसके कारण से क्या होता था, तो जिसे ये गांव में क्या हो रहा है, गांव के लोगों की जिंदगी में क्या हो रहा है, इसके गांव के इतिहास के बारे में हमें नहीं पता चल पाता, है ना बच्चों? तो
ज्यादातर इनके जो इसके लेखक थे वो नगरों में ही रहते थे, जिससे हमें गाँव के लोगों के बारे में जानने को बहुत कम मिलता है। तो देखिए, मैं बता रहा हूँ आंसर कैसे होगा कि हालाँकि तवारीख का हालाँकि दिल्ली सल्तनत के अध्ययन के लिए तवारीख हमारे लिए बहुत उपयोगी हो सकता है, लेकिन इसकी अपनी कुछ सीमाएँ हैं, क्योंकि इसके जो लेखक थे, वो क्या है अपना जो इतिहास लिखते थे, वो सुल्तानों से इनाम और ढेर सारा इनाम-इकराम पाने के लिए लिखते थे। क्योंकि जिसके कारण वो सुल्तानों की कमियाँ उसमें नहीं लिख सकते थे। दूसरी बात वो क्या होता था कि वो गाँव में रहते थे। नहीं सॉरी, जो इसके लेखक थे, जो क्या बोलते हैं उनको, जो लिखने वाले थे इतिहास, तवारीख, वो कहाँ रहते थे? ज़्यादातर नगरों में रहते थे। तो गा उसमें इसके लिए इसीलिए उनके इतिहास में हमें गाँव के लोगों के बारे में बहुत कम पढ़ने को मिलता है कि नहीं? तो ये कुछ सीमाएँ हैं, मतलब ये कुछ कमियाँ हैं उनके। है ना इतिहास में। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए उनका इतिहास पढ़ते समय कि ये कुछ कमियाँ हैं उनके इतिहास को पढ़ते समय हमें। प्रश्न 3 प्रश्न 4 दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार के निर्माण में किन-किन शासकों का योगदान रहा है? कुतुब मीनार के संदर्भ में कुछ अन्य जानकारी एकत्र कीजिए। तो देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन अहमद ने, ठीक है? और देखते हैं, देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण जो है सन 1193 के आसपास कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया था, और उसको जो है पूरा कराने का काम किसने किया था बच्चों? इल्तुतमिश ने। उसके बाद में आगे आने वाले कई शासकों ने बाद में इसकी मरम्मत करवाते रहे, जैसे फिरोज शाह तुगलक ने करवाई, है ना? और खिलजी ने भी करवाया, अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर बाद में फिर ब्रिटिश ब्रिटिश जो शासन के लोग थे, अंग्रेजों ने भी उसकी मरम्मत करवाई। तो ये सब बच्चों आपको पता करना है और आप लिख सकते हैं। तो आगे बच्चों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आगे फिर मिलेंगे बच्चों इस वीडियो के साथ में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत